जी ज़रूर सर, आपकी ब्लेसिंग्स थी और आपने जो टाइमली सपोर्ट किया है बच्चों को, स्पेशली मुझे, तो उसके लिए जितना शुक्र अदा करूँ तो बहुत वो कम है। गुड इवनिंग ईश्वर। कैसे कैसे हैं हैं आप? गुड इवनिंग सर। बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं, आप ठीक हैं? जी बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग सक्सेस के लिए। आपकी मेहनत आपके दीवारों पे पीछे से दिख रही आपकी मेहनत आपकी दीवारों पे पीछे से दिख रही है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका लिस्ट लिस्ट में नाम देखा। कैसा लग रहा है आपको? सर सब आपकी ब्लेसिंग्स हैं। अभी तो जो खुशी होती महसूस नहीं हो पाती पहले पहले, तो फिर जैसे टाइम पास ऑन होता है तो फिर आपके करीबी जो होते हैं वो रियलाइज करवाते हैं वो चीज़ को। जी 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 बिल्कुल। आपसे लास्ट टाइम बात की थी तो काफ़ी मुझे एक वाइज इंसान, वैसी वाइब आ रही थी, आपके विजडम की वाइब आ रही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपने कांटेक्ट किया। कैसा था एक्सपीरियंस इंटरव्यू का? फिर कैसा गया? थोड़ा शेयर कीजिए। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की थी जो चीज़ें थी। एग्जैक्टली इंटरव्यू मेरा उर्दू के अराउंड ही रहा, लगभग 70 to 80% जो मेरा ऑप्शनल था। तो उसमें भी थोड़ा इधर उधर जो सिलेबस की चीज़ें थी उन पे गई हूँ, और उसके अराउंड जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कैसा फ्लोरिश किया है उर्दू ने अभी। उन्होंने पूछा कि हाँ, ये एक बैरियर रह गया है अभी, खाली मुस्लिम कम्युनिटीज ही पढ़ पा रही हैं इस चीज़ को, उर्दू को, हम्म। और हिंदू जो हैं वो हिंदी पढ़ पा रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, जैसा कि मैं खुद हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को उर्दू पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उन्होंने वो चीज़ को रिकग्नाइज किया, फिर उसी चीज़ को इवन जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट थे उन्होंने भी लैंग्वेज पे मेरे को क्वेश्चन पूछा, इवन जो चेयरमैन सर थे उन्होंने भी लैंग्वेज पे ही मेरे को क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन पूछा। ठीक। तो मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस था एक ऐसे एस्पिरेंट के साथ जो एक अलग ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं और उर्दू लिटरेचर के साथ अपना ऑप्शन लिख रहे हैं। ये मेरे लिए भी काफ़ी नया था, पर ये यू यू आर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हाउ द टू कम्युनिटीज कैन लिव टुगेदर, बाय एम्ब्रेसिंग ईच अदर्स कल्चर एंड ऑल दैट। मुझे बताइए अपनी एक्सपीरियंस के बारे में कि आपने शुरू कैसे किया, एंड क्या डिफ़िकल्टीज ओवर टाइम आपने फेस की और कैसे उसको ओवरकम किया, वो सब। बिल्कुल सर, हमारे लिए तो ये चीज़ बहुत नई थी। स्पेशली मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और हमारी फैमिली और गांव में इस चीज़ के बारे में किसी चीज़ को नॉलेज नहीं है, किसी इंसान को नॉलेज नहीं था। लेकिन मेरे पापा ने एक ख्वाब देखा था कि हाँ इस चीज़ में जाना है, सिविल सर्विसेज में। तो पहला पहला कदम मेरे भाई का था इस चीज़ के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने तैयारी की लेकिन पहली सफलता नहीं मिल पाई उनको। लेकिन उन्होंने जो ख्वाब था वो मुझ तक पहुंचाया और उसमें जी जान लगा दी अपनी। जो कुछ भी उन्होंने एफर्ट डाला था, जो कुछ भी, और मुझे बताया कि कैसी कैसी जर्नी है इस चीज़ में, क्या क्या करना पड़ेगा। सो फिर वो गोल डिसाइड किया गया जब मैं 10th में था। तो 10th में मैंने बेशक साइंसेज में किया है, लेकिन मैंने फिर अपना स्ट्रीम चेंज किया, तो मैं ह्यूमैनिटीज़ में आ गया। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैंने 2017 में शुरू किया था, सितंबर में। और फिर मैंने उर्दू से ही शुरू किया था पहली बात। तो फिर वैसे चलते चलते सफ़र बढ़ता गया, फिर दूसरे सब्जेक्ट्स पे शिफ्ट किया। फिर ग्रेजुएशन हुआ दिसंबर 2020 में, तो उसके बाद मैंने अटेम्प्ट दिया JKPSC का। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेजेस पार होते गए, तो होप बढ़ता गया, तो बाकी फिर अभी जो कुछ भी है तो। जी जी जी। अच्छा, तो आपने जब रिजल्ट देखा और आपको याद पड़ रहा होगा, पिछले 5 साल से मैं पढ़ रहा हूँ 2017 से, और दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पर अब वो चीज़ हो रही है जिसके लिए मैं अभी इंतज़ार में था। बिल्कुल सर, जब रिजल्ट आउट होता है तो यकीन नहीं होता है, पहले हर एक कैंडिडेट के साथ यही चीज़ होती है।
क्योंकि आपने जितना एफर्ट डाला होता है, स्पेशली 3 स्टेज एग्जाम में, वो जो होप की लेवल होती है वो बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो वैसे जैसे जैसे फिर हर एक इंसान को पता चलता है, वो महसूस नहीं हो पाता, फिर इमोशंस उसको सराउंड कर लेते हैं। फिर सही बात। वैसे ही, लेकिन फिर माँ बाप के साथ वो चीज़ शेयर करना और उनका जो सहयोग रहता है आपकी पूरी जिंदगी में, आपको एक पौधे की तरह वो लगाते हैं, फिर आपको रेगुलरली पानी देना और वैसे ग्रो करना, फ्लोरिश करना, और फिर आखिर में जब आप फल देते हैं तो वो माँ बाप को बहुत महसूस होता है कि जो पेड़ लगाया था तो वो असल में आज फल दे रहा है। तो माँ हम्म। बाप को बहुत खुशी होती है इस चीज़ की, तो उनके लिए ही स्पेशली हम करते भी हैं। तो जब पापा को पता चलो तो उनका तो ये था कि हाँ, जो ड्रीम उनका है स्पेशल में, तो वो अकम्प्लिश हो गया। सो ही वाज लिटरली क्राइंग फॉर 1 to 2 आवर। ओह माय गॉड। वो चीज थी जो बहुत हार्ट टचिंग है। मेरे मम्मा, मेरे भैया, एवरीवन वाज क्राइंग एट दैट टाइम। आई आल्सो वाज क्राइंग फॉर हाफ एन आवर। तो ये चीजें हैं, ये चीजें बेशक सर हमारे लिए, बेशक जो कुछ भी होगा कि हाँ हमने अचीव किया है जो कुछ भी, लेकिन हमने इस चीज को बहुत महसूस किया है बहुत करीब से। क्योंकि हमने जो गरीबी से उठ के 17-18 तक तो हम एक कच्चे मकान में रहते थे। उसके बाद फिर जैसे भैया की जॉब लग गई अभी सब इंस्पेक्टर, तो फिर थोड़ा एक होप जग गया, एक किरण नजर आई। तो वैसे वैसे खुदा का शुक्र हुआ कि हम बढ़ते गए और थोड़ा अभी सुधार हुआ है। ये ऊपर वाले का कर्म है और आपकी अपनी मेहनत है। ऊपर वाला भी उसी की हेल्प करता है जो ना खुद अपनी पहले हेल्प हेल्प करे। तो आपने जो खुद स्ट्रगल किया, आपने आपके बड़े भाई ने जो स्ट्रगल किया है वो दिख रहा है, और वो आज उस पौधे को आज फल निकल रहा है और लोग उससे मज़ा उठा रहे हैं, उसकी खुशबू देख रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने जब शुरू किया तो या आज एक बच्चा जब शुरू करेगा और आपने जब अपने वक्त शुरू किया था, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव योरसेल्फ, अगर आप फिर से ये चीज़ शुरू कर रहे थे और अगर आपको शुरू करना हो तो आप अपने आप को क्या एडवाइस देंगे बैक देन व्हेन यू वर इन 2017? देखिए सर, अभी आज के टाइम पे मुझे जो चीज़ लगती है कि अगर मुझे कोई गाइड कर पाता उस चीज़ को उस टाइम पे, तो शायद मे बी समय तो नहीं लगा, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, लेकिन अभी जो बच्चा शुरू करेगा उसको गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो गाइडेंस आप जैसे गाइड कर रहे हैं बच्चों को, आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इनिशिएटिव चला रहा है, तो इस चीज़ को कैरी ऑन करना और उन गरीब बच्चों की मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा यही कहना होगा कि माँ बाप को इस बारे में बच्चों के जो ख्वाब हैं उनके उनके लिए सोचना चाहिए और उनको एक राह बतानी चाहिए। हमारे माँ बाप ने भी बहुत संघर्ष किया और इस वे में हमें बताया कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और कैसे कैसे। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वो फिर भी हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होते रहते थे कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। तो मेरा यही कहना रहेगा कि उन बच्चों के लिए आज डिजिटल वर्ल्ड में फ़ोन का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन होना और करना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन पे हर एक चीज़ अवेलेबल है। उसके लिए आपको जम्मू आना या दिल्ली में जाना या कहीं, वो ज़रूरी नहीं है। आप फ़ोन से ही हर एक सिंगल रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं और उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो गरीबों के लिए एक बैरियर नहीं रह गया है ये। अब हम्म। वो कहते हैं कि अमीरों के लिए ही है, अमीरों की ही जागीर नहीं है, गरीब भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आपकी तरह जैसे बहुत सारे बच्चे जिनका हमने इंटरव्यू कराया, आमतौर पर इंडस्ट्री का प्रैक्टिस ये रहता है दिल्ली में कि एक बच्चे का इंटरव्यू हो, उसके बाद वो इंटरव्यू जब वो सिलेक्ट होगा फिर जाके उसका इंटरव्यू चढ़ेगा। और वो मेजरली इसलिए होता है बिकॉज वो इंस्टीट्यूट अपना दिखाना चाहते हैं कि वी हैव दीज सिलेक्शंस एंड ऑल दैट। पर हम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, एंड आई टॉक्ड अबाउट दिस विद द कैंडिडेट्स ओनली, कि भाई तब का कोई फ़ायदा नहीं है कि कोई आप कोई किसी गांव से देखना चाह रहा है, उसका इंटरव्यू है और ऑलरेडी सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है, फिर वो वीडियो का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो फ़ायदा तो अब है बिकॉज अभी इंटरव्यू का प्रोसेस चल रहा है। तो एंड आई एम ग्लैड द maturity दैट द स्टूडेंट्स हैव शोन बिफोर द सिलेक्शन लिस्ट, दे गेव अस द कंसेंट कि आप करिए, आप चढ़ाइए, जितनों को फ़ायदा हो आप उठाइए इन वीडियोस को।
तो वो उससे मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ फिर। और उसका आइडिया यही था कि सिलेक्शन लिस्ट के बाद कोई फ़ायदा तो है नहीं, बिकॉज तब तो ऑलरेडी चीज़ हो चुकी होती है। बिल्कुल सर, आपने जब जारी किया ये मॉक इंटरव्यू का सिलसिला बहुत पहले से, तो आई थिंक मैंने फर्स्ट डे ही एनरोल कर लिया था। क्योंकि जब आप ये चीज़ बताते हैं, जो एस्पिरेंट वहाँ पे हैं उनकी थोड़ी हेजिटेशन कम हो जाती है। फिर वो सीख पाते हैं कि हाँ, कौन कौन से लोग साथ में चल रहे हैं और कौन कौन सी कमी लैग कर रही है, हमें खुद एनालाइज करते हैं हम। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। सिलेक्शन के बाद तो हर एक इंसान देख लेता है उस चीज़ को, लेकिन खुद सिलेक्शन से पहले देखना कि अपने आप को कैमरा में देखना, वो बहुत बड़ी बात है। और खुद इवैल्यूएशन करना वो बहुत ज़रूरी है। आपके बिल्कुल पास सेल्फ बिल्कुल। इवैल्यूएटर नहीं होता है कोई। जी तो जी। जैसे मैं अकेले रहता था यहाँ पे, तो मुझे बताने वाला नहीं था कोई कि हाँ, कैसे लग रहे हो, या कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे क्या करना है। तो वो आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया इस चीज़ के बारे में। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइए प्रिपरेशन में आपने किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, अगर सब्जेक्ट वाइज जाना हो तो इस वक्त इस एग्ज़ाम को आपने क्वालिफाई किया, और प्राइम रिसोर्सेज आपके क्या क्या रहे? रिसोर्सेज सर, एसए से लेके, जो पहले जनरल स्टडीज की बात की जाए तो एसए से लेके एथिक्स तक आपको हर एक सिंगल टॉपिक पे फोकस करना होता है। कई बच्चे बोलेंगे कि हाँ, जनरल स्टडीज पे फोकस करो, एथिक्स पे फोकस करो, लेकिन वो फोकस तक ही रह जाता है। हम एक्चुअल में नहीं कर पाते हैं वो चीज़। सो जितना टाइम हम जनरल स्टडीज को देते हैं, उतना ही मुझे लगता है जो बाकी का एसए है, इवन एसए लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन आप इफेक्टिवली अगर आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर पाएँ उस चीज़ में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे के लिए अपना एक फॉर्मेट रेडी करना बहुत ज़रूरी है। वो जस्ट लाइक ये हो जाता है कि एक फिल इन द ब्लैंक करते हैं हम फिर वहाँ जाके, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। एक फॉर्मेट तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे को कैसे किन डायमेंशंस में लेके जाओगे, तरह-तरह के डायमेंशंस पे, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है उस चीज़ के बारे में, और क्या हमें करना चाहिए उस चीज़ के बारे में, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत स्कोरिंग है और हम वहाँ से एक एज ले सकते हैं। उसके बाद जो जनरल स्टडीज़ है, तो रिसोर्सेज़ बहुत 4-5, 5-6 किताबें हैं, उसके बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, मेंस के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे 5 पॉइंट भी अगर याद आ पाएँ एक टॉपिक के लिए, तो वो बहुत सफिशिएंट होते हैं। बहुत बड़ी तो बात तब है। लगता है कि हाँ, काम हो चुका है। नहीं, वहाँ पे 5 पॉइंट भी सर का याद नहीं आते हैं। तो बिल्कुल। वही चीज़ रहती है। तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप, तो मेरा तो यही कहना है कि 5 पॉइंट्स आप रेडी रखिए हर एक टॉपिक के लिए। तो बाकी प्रीलिम्स और सिलेबस की डिमांड्स ऑलमोस्ट सेम हैं। बेशक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जैसे आप जेकेपीएससी अपना लेवल काफ़ी इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम्म। उसके लिए आपको वो पेपर्स को छाँटना और सिलेबस को रेगुलरली देखते रहना, वो बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज़ वही लक्ष्मीकांत रहेगी। फिर तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। एक्चुअली जो ओल्ड हैं वो भी बहुत, उसमें बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन उसको छाँटना उसमें थोड़ा लग जाता है। तो ये जो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है, मैंने वो भी रेफ़र की थी, ओल्ड एनसीईआरटीज़ भी, क्योंकि मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में। ओके। तो मैंने वो चीज़ें पढ़ी थी। बाकी मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ बहुत सफिशिएंट हैं। उसके साथ में मैपिंग का इस्तेमाल करना, दैट इज़ वो रामबाण इलाज है ज्योग्राफी के। क्योंकि हम मेंस में देखेंगे सर कि मैपिंग का यूज़ करना वो आपके लिए एक मार्क एज हो जाता है बिल्कुल। दूसरे बच्चों से। तो वो चीज़, उन चीज़ों का स्मार्ट वे में अगर हम इस्तेमाल करेंगे, उसको बताएँगे, हम अगर मैप ही बना देंगे, तो एग्ज़ामिनर उस चीज़ से प्रभावित हो जाता है कि हाँ, बच्चे को तो पूरा पता है। तो उसके बाद फिर जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए बताऊँगा, एक बहुत अच्छा टॉपिक है और वेल स्कोरिंग है। इसके लिए एक मैंने कंपाइलेशन पढ़ा था लॉ एक्सीलेंस का। उसमें एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं बहुत डिटेल्ड, हर एक डिज़ास्टर के रिलेटेड। ये हमें ज्योग्राफी में हेल्प करता है, जीएस के स्टडीज़ में हेल्प करता है, फिर जीएस 3 में। तो एक ही टॉपिक को अगर आप कवर कर लेंगे, तो बहुत सारे डायमेंशंस कवर हो जाते हैं। फिर सिक्योरिटी को भी देखना है अच्छे तरीके से, 2-3 क्वेश्चंस उसके आ जाते हैं। फिर उसके अलावा साइंस एंड टेक बाकी जो भी है, तो कंपाइलेशन किसी भी इंस्टीट्यूट की उठा लीजिए,
बाकी विजन का तो फिर नाम है आप वो वही फॉलो करें तो वही बेटर है। बाकी अगर आप क्लासेस ले रहे हैं कहीं, आप कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो बस उसी को गो ऑन कीजिए। बाकी मल्टीपल सोर्सेज पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इकोनॉमी के लिए मैंने श्रीराम आईएएस की बुक फॉलो की थी, और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की। ओके। और प्री के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रखी थी, या आपने एक साथ प्रिपरेशन की थी प्री मेंस की? मैंने सर प्रीलिम्स और मेंस के लिए पहले तो मैंने, जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रेजुएशन से ही शुरू किया था, तो मैंने पहले ऑप्शनल से ही शुरुआत की है। सितंबर 2017 में उर्दू से ही मैंने, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही इसमें था, तो मैं लिखता भी था इसमें। हॉबी मेरी पोइट्री करना, ये वो, खुद से लिखना, तो बस वैसे चलते चलते मैंने उर्दू से ही शुरुआत की। फिर उसमें इंटरेस्ट, आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आप उसी सब्जेक्ट से शुरू करें जो आपको बहुत अच्छे से आता है, और आप पढ़ पाते हैं उसको काफ़ी समय तक। उसके बाद फिर मैंने जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स थे उनको पकड़ा, और फिर वैसे आगे आगे बढ़ता गया। तो जो मेरे सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, तो वो एक एज बन गए मेरे को वहाँ से। तो बाकी जो रिमेनिंग था तो उसको मैंने खुद से ही फिर पढ़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता चलते वैसे वैसे। अच्छा, मुझे बताइए, आपने यूपीएससी के लिए जाना है, या दिस इज़ द एंड ऑफ द जर्नी? जी ज़रूर सर। पहले मैंने प्रीलिम्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लगवाई थी विजन की, तो उसमें मैंने 30-35 टेस्ट दे दिए थे। लेकिन एट द एंड मैंने जब जेकेपीएससी का एग्ज़ाम था, इसका साथ साथ में हुआ था, तो मैंने फिर सोचा कि मैंने कहा पहले मैं ये कर जाऊं, तो उसके बाद मेरे पास एज भी है, और बाकी अटेम्प्ट भी रहते हैं, जनरल में 6 अटेम्प्ट रहते हैं। पहले ये हो जाए तो उसके लिए ज़रूर जाऊंगा। होप था मुझे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी आपको एंड तक 50-50 रहता है हर एक बच्चे को। बाकी फिर सही वो बात। नंबर एज हो जाए तो फिर वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। जब रिजल्ट नहीं आता है तो इंसान बस यही बोलता है कि कहीं लिस्ट में नाम आ जाए। जी, बिल्कुल। लेकिन जब आ जाता है तो फिर बंदा रैंक बोलता है, नहीं यार बहुत पीछे आ गया, आगे आना चाहिए था। तो वो एक सही बात। डिजायर खत्म नहीं होती है हमारी। तो जी, वो अपने आपको इकोनॉमिक्स बस ये आप, रखिए कि जी, आपने तो पढ़ा है इकोनॉमिक्स, उसमें तो हमारे वांट्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। बिल्कुल सर, वही हम रिसोर्सेज को तो देखते नहीं है, बस डिमांड हम्म। करते जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वैसे चाहिए। सही बात। तो बस वैसे ही फिर मैंने सोचा था कि हाँ पहले इस पे जाऊंगा, फिर एनालाइज करते हैं कैसी जर्नी है क्या है, फिर बाकी जरूर कोशिश तो जारी है सर, सफर अभी भी जारी है, खत्म नहीं है। अच्छा। अच्छा, मुझे बताइए, अगर किसी को आप मैसेज देना चाहिए, जो उस बच्चे को जो इसमें प्रिपरेशन में आना चाहता है और शुरू करना चाहता है, उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे करना है, तो उसको क्या करना चाहिए? व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग टू डू? देखें सर, मैं सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहूँगा कि अभी जो 187 कैंडिडेट हुए हैं, स्पेशली मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हम लोगों से बहुत बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं। हमें उनका साथ पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खास बिल्कुल। करके जो गरीब बच्चे हैं उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है हमारी तरह। ताकि आप उनका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, कर तो वो भी लेंगे, लेकिन उनको समय लग जाएगा इस चीज़ के लिए। हम्म। तो हम्म। आप ये कर सकते हैं कि उनकी थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा, अगर कि हाँ क्या क्या चीज़ें सटीक एक रास्ता अगर हम बता दें उन बच्चों को, तो वो भी अपना एक वे, पढ़ना तो उनको खुद से ही है, लेकिन अगर आप उनको अच्छी डायरेक्शन देंगे थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, वो भी एक नोबल काम हो जाएगा आपके प्रोफेशन के साथ। तो हर एक बच्चे को उस साथ में लेके चलना, और फिर उनका साथ देना। माँ बाप को भी, हमारे गांव के माँ बाप बहुत सादा होते हैं, उनको पता नहीं होता है चीज़ों के बारे में। तो हमारे जैसे जो लोग तरह तरह, स्पेशली फार फ्लंग एरिया से, चिनाब वैली से ही देख लें कि 13-14 बच्चे निकले हैं। तो अगर वो बिल्कुल। वैसे करके एक ग्रुप बना के अगर बच्चों के लिए वो करते रहेंगे, तो आगे भी देखते जाएंगे, आपके गरीबों के बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं होता, तो हम अगर सपोर्ट करेंगे तो जरूर होगा। तो मेरी बिल्कुल। बच्चों से नहीं, लेकिन जो सिलेक्टेड हैं उनसे ये अपील है कि जरूर हम मदद करें, तो बाकी हर एक बच्चे का भला हो जाएगा। जी, इंशाल्लाह। अ, बस सर मेरा यही है कि अगर आप कोई कोर्स स्ट्रक्चर स्टार्ट करें, वैसे उसमें तो जब आप इंट्रोडक्शन वगैरह जो कुछ भी बच्चे का लेते हैं, कहाँ से हम्म। बच्चा आ रहा है आपकी कोचिंग में, या
जो कुछ भी है, तो ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके लिए थोड़ा-सा फ़ी कंसेशन या वैसे कोई, बाकी आपका तो बहुत नोबल प्रोफ़ेशन है मैं कहूँगा। आपने बच्चों के लिए पहले से ही एक फ्रीली ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हाँ, हर एक बच्चा आ सके और बता सके। मेबी अगर ये नहीं किया होता तो बच्चे दे भी नहीं पाते और एनालाइज़ भी नहीं कर पाते अपने आप को। सो इसी इनिशिएटिव को आप कैरी ऑन कीजिएगा तो बहुत बड़ी ये हो जाए। और हम हमारी बिल्कुल दिल से दुआ है कि आप जैसे हम्बल इंसान और आगे जाए, और आप जैसे ही लोग हमें एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए, जो हमारे लिए ही वहाँ सहूलत पैदा कर सके अपने लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर उस तबके के लिए जो निचला तबका है हमारी सोसाइटी का। अल्लाह आपको और ऊपर उठाए और चमकाए, और आपकी सक्सेस पे सक्सेस की स्टोरीज़ हमें सुनने को मिलती रहे। जी ज़रूर सर, आपकी ब्लेसिंग्स थी, और आपने जो टाइमली सपोर्ट किया है बच्चों को, स्पेशली मुझे, तो उसके लिए जितना शुक्र अदा करूँ तो बहुत वो कम है। तो आप इसी प्रोफ़ेशन में कैरी ऑन करते रहिए। बाकी हमारा साथ और आपका साथ मिलके हम एक नया सूरज उत्पन्न उत्पन्न कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्र आप सब लोगों का कि आप इंटरैक्ट हो रहे हैं हर एक इंसान के साथ। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। मुझे पता है कि आपको भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के फ़ोन्स आ रहे होंगे, तो आप अब थोड़ा एंजॉय कीजिए काफ़ी टाइम के बाद, और हो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपसे फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल सर, ज़रूर। थैंक यू सर, थैंक यू सो अपना मच। ख्याल रखें। जी सर, आप भी।